तो जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल 11 क्लासेस में और मैं मानस मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पार्ट 2 करने वाले हैं। जो चैप्टर हमारे यांत्रिकी यानी मशीन वाला जो चैप्टर है वहां से स्टार्ट होगा और जिसका जो पहला टॉपिक है यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स का आपका वर्क। तो इस वीडियो में या फिर इस टॉपिक्स में इस पार्ट में हम लोग यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स के जितने भी टॉपिक्स हैं, वर्क, पावर, सारा इसमें पढ़ने वाले हैं। और सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके रेलवे, एलपी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, उसके अलावा आरआरबी, जेई, ठीक है, आरआरबी ग्रेजुएशन लेवल, आरआरबी आपका जो इंटर लेवल है, सारे जितने भी आपके रेलवे के एग्जाम है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, यूथ कॉम्पिटिटिव टाइम्स के क्वेश्चंस हैं सारे, और सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए गए इसमें और आपके एग्जाम में सारे यूजफुल रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न यहाँ पर है, निम्न में से कौन अधिक काम करता है? ठीक है, पहला है एक घूमता हुआ पहिया, दूसरा है आपका बंदूक की एक चलती हुई गोली, तीसरा है आपका गतिशील पत्थर और चौथा है एक उठाया हुआ हथौड़ा। तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंदूक की एक चलती हुई गोली। ठीक है, क्योंकि भाई जो न्यूटन का आप लोगों ने पढ़ा होगा, न्यूटन के गति का तीसरा नियम, इसको बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यानी जो बंदूक की गोली को अधिक दूर तक स्थापित करता है, तब बंदूक से निकली गोली अधिक कार्य कर सकती है। ठीक है, आइए इसका आपको देखिए दोस्तों, इसमें से आपका सोल्यूशन भी दे रखा गया है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 168 165 तक हम लोगों ने कवर कर लिया था और कह रहा है 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है, यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। सोल्यूशन है तो आप ये सोल्यूशन के स्क्रीनशॉट लेके आप कर सकते हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है, कहता है कि एक पोर्टर जमीन से 12 किलोग्राम सामान उठाता है और इसे जमीन से 155 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। तो दोस्तों W इक्वल टू फार्मूला होता है mgh, m की वैल्यू 12 है, g की 10 लेते हैं या फिर 9.8 भी ले सकते हैं, इंटू 1.5। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 180 जूल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 180 जे। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसको जैसे भी डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें से न्यूमेरिकल्स ज्यादा रहने वाले हैं क्योंकि पिछले टॉपिक्स में थ्योरी हम लोगों ने कवर करी है। अगर आपने उसका पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं जहाँ पर मैंने सारे क्वेश्चन कवर कराए हुए हैं। ये देख, हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए। तो भाई बल का फार्मूला आप लगा लीजिए, कार्य बराबर होता है बल इंटू दूरी। यहाँ पर हमें कार्य दे रखा है और दूरी दे रखी है, बल निकालना है, तो बल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, बल इक्वल टू हो जाएगा किया गया कार्य अपॉन आपकी दूरी। तो आ जाएगा यहीं आपका 20,000 आपका हो जाएगा और नीचे आपका हो जाएगा 4,000। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो जब आप 4,000 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 5 न्यूटन आ जाएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन ए आपका 5 न्यूटन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन है पहला कि इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने, इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लागू करने, इसे केंद्र पर रखने, और डी है इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन पर रखने के लिए। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, यानी इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर 1 किलोग्राम की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, फार्मूला वही लगाएंगे, W इक्वल टू mgh, m की वैल्यू 1 है, h की 10 है और g की 9.8 रखेंगे तो आपका 98 जूल आ जाएगा। ठीक है, W इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका माइनस का 98 जूल। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट हो जाता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है एक कुली जमीन से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है, तो सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी का ये 2018 के जो शिफ्ट फर्स्ट है उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। फार्मूला वही लगेगा दोस्तों, W इक्वल टू mgh, क्योंकि चैप्टर ही वही चल रहा है। m की जगह 20 है, g की जगह आपका 10 हो जाएगा, h की जगह 2 हो जाएगा, तो आपका 400 जूल आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाता है। ठीक है, सारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन भी है इसमें। जब कोई वस्तु क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु बल की दिशा से 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा, वही दोस्तों फार्मूला W इक्वल टू F इंटू डी लगा देंगे और 1 इंटू 1 यानी आपका आंसर आ जाएगा 1 जूल। क्या आ जाएगा? 1 जूल। अगला क्वेश्चन है 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? ठीक है, सूटकेस को उठाकर, लेकिन अभी उसकी दिशा में तो कोई विस्थापन नहीं हुआ, तो वही होता है फार्मूला W इक्वल टू F इंटू डी, डी आपका 0, तो आपका राइट आंसर 0 हो जाएगा, यानी 0 जूल हो जाएगा। ऑप्शन भी यहाँ पर आपका राइट हो जाता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है 176 क्वेश्चन में हम लोग आ चुके हैं। कह रहा है 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है, इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा
ऑप्शन ए यानी 150 जूल। कैसे आएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सोल्यूशन आपको दे रखा है, स्क्रीनशॉट लेके आप इसको कॉपी में कर सकते हैं, जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दे रखा है, कह रहा है 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा। ठीक है, आपको स्मॉल जी की वैल्यू दे रखी है 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग सेकंड। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए फार्मूला वही होता है, दिया गया कार्य और स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू हो जाएगा 0.1 आपकी दे रखी गेंद का द्रव्यमान, 9.8 आपका दे रखा है जी की वैल्यू और 2 आपका दे रखा है होने वाला वर्क, तो आप मल्टीप्लाई करा देंगे तो 1.96 जूल आपका राइट आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन कैसा होगा भाई, तो उसका विस्थापन क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, ये अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक लड़का 179 पे आ चुके हैं, कह रहा है एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, यानी उठाता है। ठीक है, 2 मीटर तक उठाता है, तो मैंने अभी फार्मूला बताया था W इक्वल टू दोस्तों आपका mgh होता है, और यहाँ पर आप रख देंगे तो W इक्वल टू आपका दे रखा है h 2 मीटर दे रखा है, mg की वैल्यू आपकी दे रखी है 120 न्यूटन। ठीक है, तो आप सीधे रख देंगे तो आप आ जाएगा 240 जूल, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं, कहता है कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं भाई, सीधा सा क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता को भाई ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगला क्वेश्चन है, कहता है यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। क्या होगा, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। निम्नलिखित में से किसमें से कार्य नहीं किया जाता है, निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है, तो इसमें कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, वो खड़ा हुआ है वहां पर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं हो रहा है उसका वहां पे। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में होता है, जब विस्थापन कहाँ होता है, जब बल की दिशा में होता है तो किया गया कार्य धनात्मक होता है। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण कितना होता है, तो ये आपका 90 डिग्री होता है, क्योंकि फार्मूला होता है W इक्वल एफ डी कॉस थीटा, और कॉस थीटा यहाँ पर 0 हो जाएगा तो 0 होती कॉस 90 की वैल्यू, तो थीटा इक्वल टू आपका आ जाता है 90 डिग्री। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि यदि किया गया कार्य शून्य है, कह रहा है यदि किया गया कार्य शून्य तो बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होगा, तो इसका दोस्तों आपका हो जाएगा 90 डिग्री। जस्ट अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को किया है। एक कुली 100 मीटर की दूरी पर 500 न्यूटन का भार उठाता है तो उसके द्वारा कार्य किया गया है, तो उसका राइट आंसर होगा शून्य कार्य, क्योंकि वही फार्मूला लगा देंगे W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, और 0 आ जाएगी वैल्यू, और कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाती है। 187 क्वेश्चन में हम लोग आ चुके हैं। निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है, किस मामले में एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। ठीक है, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, इस मामले में कोई कार्य नहीं हो रहा, क्योंकि वस्तु का जो विस्थापन है लगने वाली बल की दिशा के क्या है, लंबवत है। ठीक है, लंबवत है तो ये क्या होगा, 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर माध्यम से विस्थापित है। दोस्तों ये तो फार्मूला भी हमने पढ़ा था, तो W इक्वल एफ इंटू डी हो जाएगा, यानी 20 इंटू 4 यानी आपका आ जाएगा 80 जूल, यानी 20 इंटू 4 इक्वल टू 80 जूल। एक क्वेश्चन है और है, एक मजदूर भूमि 15 किलोग्राम का सामान लेता है, उसे भूमि से 1 मीटर, ये जस्ट क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, और तो देखिए 15 इंटू 10 इंटू 1, ठीक है, जब करेंगे तो आपका आ जाएगा 150 जूल, यानी ऑप्शन भी यहाँ पर आपका राइट हो जाता है। ठीक है, कार्य होता है, कार्य कैसा होता है भाई, कार्य होता है आपका ऊर्जा, कार्य होता है, यदि ऊर्जा है तो कार्य होगा। जब विस्थापन कह रहा है, जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा, तो एक होगा शून्य होगा। कैसा होगा, शून्य होगा, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है यदि किसी वस्तु पर किया गया कार्य, कह रहा है यदि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है, तो ये दोस्तों आपका वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ये अगला प्रश्न है, कहता है किसी वस्तु पर किया गया कार्य, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है, तो किस पर निर्भर नहीं करता है, तो वस्तु के द्रव्यमान पर, यानी ऑप्शन भी यहाँ पर आपका राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है, तो दोस्तों आपका वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, सेम क्वेश्चन लगभग दोस्तों दोनों दे दिए गए हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है 195, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है, तो अभी मैंने बताया था कौन अधिक कार्य कर सकता है, तो एक चली हुई गोली, मैंने ये क्वेश्चन ऊपर कराया था, क्योंकि न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करेगी, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को। एक मजदूर 10 किलोग्राम का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर अपने सिर पर रखता है, तो वही क्वेश्चन दोस्तों जो अभी हम लोगों ने किया था, W इक्वल टू एम इंटू जी इंटू एच, सारे का मल्टीप्लाई, एम की वैल्यू 10 है, एम की वैल्यू आपकी 10 दे रखी है, एच यानी आपका 1.2 मीटर है, और जी की वैल्यू 10 रखेंगे तो आ जाएगा 120 जूल, यानी ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, कार्य कहलाता है, क्या कहलाता है भाई, बल गुणे विस्थापन कार्य कहलाता है। ठीक है, W इक्वल एफ इंटू डी फार्मूला ही होता है आपका। ठीक है,
किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, तो कह रहा है विस्थापन ज्ञात करें। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका फार्मूला वही लगा देंगे, W इक्वल टू दोस्तों F इंटू एस यानी F इंटू डी भी कर सकते हैं। विस्थापन इक्वल हो जाएगा W अपॉन F, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 8 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 बार पूछा गया ये क्वेश्चन। कह रहा है कि 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य होता है, तो किया गया कार्य क्या होगा आपका दोस्तों 50 जूल। ठीक है, क्योंकि 10 इंटू 5 करेंगे तो 50 जूल आपका आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है। ऑप्शन है विस्थापन पर, बल और विस्थापन के बीच कोण पर, प्रयुक्त बल पर, वस्तु के द्रव्यमान पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये विस्थापन पर भी करेगा, बल और विस्थापन के बीच एंगल पे भी करेगा और आपका प्रयुक्त बल पर भी ये करता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है। ठीक है, 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। अब हम लोग 201 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। कह रहा है यदि बल F0 है तो किया गया कार्य क्या होगा, तो भाई किया गया कार्य भी आपका शून्य होगा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। एक पोर्टर जमीन से 12 किलोग्राम सामान उठाता है, उसे जमीन से 1.5 फीट ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना, वही फार्मूला है W इक्वल M इंटू जी इंटू एच, और उसी फार्मूला से करेंगे तो 180 जूल आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, उस वस्तु को बल की दिशा से 5 मीटर तक हटाया जाता है, बल द्वारा किया गया कार्य, तो वही फार्मूला होता है W इक्वल टू F इंटू डी और 25 इंटू 5 125 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेवल अच्छा है क्वेश्चनों का, सारे ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि इसी तरह की वीडियोज आपको मिलेंगी। ठीक है, जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन उसे विस्थापित करने में विफल रहे, तो यह क्या करता है, तो दोस्तों ये क्या करता है, बिल्कुल कोई कार्य नहीं करता है। यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, तो 48 जूल हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला होता है W इक्वल टू F इंटू डी। ठीक है, F इंटू डी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य, किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, तो ये वस्तु के आरंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। न होने पर किया गया कार्य शून्य होगा, तो विस्थापन नहीं होने पर किया गया कार्य शून्य होगा। कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए, उनमें से एक क्या है, उनमें से एक है कोई वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, यानी वस्तु में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। उसकी बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है, तो भैया अभी मैंने बताया था, ये आपका कार्य कहलाता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, कार्य का गुणनफल है, तो कार्य का गुणनफल होता है बल और वस्तु की दिशा में विस्थापन। कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, तो कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों संवेग पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल, बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है, तो इसे कहा जाता है, तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसे कहते हैं किया गया कार्य, यानी ऑप्शन भी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब, किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है, ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच कोण 90 डिग्री है, तो किया गया कार्य क्या होगा, तो किया गया कार्य शून्य होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाता है। जब बल और विस्थापन के बीच कोण 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य होगा, तो किया गया कार्य कैसा होगा, तो दोस्तों ये शून्य होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, शून्य होगा। ठीक है, यदि किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता, यदि किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यह कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। एक मजदूर भूमि से 10 किलोग्राम का सामान लेता है और भूमि से 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो इसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करें, तो इसका दोस्तों आपके पास राइट आंसर हो जाएगा W इक्वल टू M इंटू जी इंटू एच होता है, तो सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 110 जूल, यानी ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। 219 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। यदि गति करते हुए एक कार विपरीत दिशा से आती हुई हवा का सामना करती है, कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा, तो ये आपका ऋणात्मक होगा। ठीक है, कैसा होगा भाई, ऋणात्मक होगा। एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है, 1-2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है और जी दे रखा है आपका, तो वृक्ष पर चढ़ने के बाद लड़की का किया गया कार्य क्या होगा, W और H दे रखा है, तो वही फार्मूला किया गया कार्य बराबर भार इंटू ऊंचाई, तो यानी 400 जूल हो जाएगा। आपका डी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 221 क्वेश्चन है। यदि कोई कार 500 न्यूटन की नियत बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करती है, तो किए गए कार्य की गणना होगी, तो किए गए कार्य की गणना क्या होगी, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि फार्मूला वही लगना है, 15 इंटू 500 करेंगे तो आपका आ जाएगा 75, यानी से 7 लाख 50 75 लाख जूल, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है 10 न्यूटन का क्षैतिज बल 5 किलोग्राम की एक वस्तु को बल की दिशा से 2 मीटर की दूरी पर विस्थापित कर देता है, बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा 20 जूल। कितना हो जाएगा? 20 जूल हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला आपको दे रखा है, आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जब बल की दिशा में कह रहा है जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु स्थानांतरित होती है तो कार्य की मात्रा क्या होती है? तो कार्य की मात्रा दोस्तों होती है 100 जूल। क्या होती है? 100 जूल होती है, क्योंकि 10 × 10 आपका हो जाएगा। ठीक है, 50 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 10 मीटर तक स्थापित कर देता है, तो वही फार्मूला दोस्तों 50 × 10 करेंगे तो आपका 500 जूल आ जाएगा। फार्मूला वही होता है कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। अगला क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु पर लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इससे आपका यह कोई कार्य नहीं हुआ है। ठीक है, यानी शून्य हो जाएगा कार्य। यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा किया गया कार्य भी आपका शून्य होगा, क्योंकि विदाउट डिस्प्लेसमेंट वो वर्क कैसे होगा आपका? निम्न में से क्या कार्य एक गुण नहीं है? निम्नलिखित में से कार्य का एक गुण नहीं है, तो क्या नहीं है भाई इसका गुण? की कार्य की दिशा होती है। ठीक है, इसकी कोई दिशा नहीं होती है, अदिश राशि होती है। ठीक है, परिमाण होता है मगर दिशा नहीं होती। एक बस 4000 न्यूटन के बल से चलती है, बस द्वारा किया गया कार्य 2000 जूल है, तो कह रहा है तय की गई दूरी बताइए। तो भाई 2000 दे रखा है आपका, तो तय की गई दूरी वाला फार्मूला लगा दीजिए, आ जाएगा 0.5 मीटर आपका आंसर। यदि एक माल में कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से ट्रॉली को खींचता है, इसे ट्रॉली 30 मीटर विस्थापित हो जाती है, तो किए गए कार्य की वैल्यू क्या होगी? तो वही भाई 30 × 50 करेंगे तो आपका 1500 जूल आपका आंसर आ जाएगा। अगला है 230 क्वेश्चन आ चुके हैं हम लोग। कहता है एक कुली भूमि से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे भूमि से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करें। तो वही फार्मूला कर देंगे भाई 20 × 2 × 10 कर देंगे। ठीक है, तो 400 जूल आपका आ जाएगा, यानी ऑप्शन है यहाँ पर आपका, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, एक कुली 13 किलोग्राम के सामान को जमीन से 1.5 मीटर उठाकर चलता है, तो वही अभी मैंने कराया था इस क्वेश्चन को, तो 195 जूल आपका आ जाएगा। लगभग वही क्वेश्चन घुमा फिरा के बार बार दोस्तों रिपीट कर रहे हैं रेलवे के। एक लड़का 4 किलोग्राम के स्कूल बैग को 30 सेकंड तक पकड़ता है, उसके द्वारा किए गए कार्य की मात्रा जूल में होगी, तो कितने जूल होगी? तो भाई शून्य होगी। कितनी होगी? शून्य होगी, क्योंकि विस्थापन शून्य है तो कार्य भी शून्य होगा। कार्य तभी हो सकता है जब आपका क्या होगा? जब आपका होगा ऊर्जा। कार्य तभी हो सकता है जब आपका ऊर्जा होगा। ठीक है, विदाउट ऊर्जा के आप कार्य कैसे कर सकते हैं? ठीक है, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है, कह रहा है यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा? तो उस पर किया गया कार्य दोस्तों आपका शून्य होगा। ठीक है, जब बल विस्थापन द्वारा होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है, क्योंकि बल की दिशा विपरीत दिशा में होता है, क्योंकि बल की विपरीत दिशा में होता है। 2 मीटर लंबाई की एक समान चेन टेबल पर ऐसी रखी गई है कि उसकी लंबाई का 60 मीटर टेबल के कोने से मुक्त रूप से लटकता है। चेन का कुल द्रव्यमान 4 किलोग्राम है, तो टेबल पर पूरी चेन को खींचने हेतु किया गया कार्य क्या होगा? तो दोस्तों जब इसको सॉल्व करेंगे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो W = 3.6 जूल होगा। ठीक है, W = 3.6 जूल होगा। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति भूमि से 25 किलोग्राम का सामान उठाता है और इसे भूमि से 2.5 मीटर ऊपर रख लेता है। ठीक है, वही क्वेश्चन है जो अभी तक हम लोगों ने किया, तो आंसर आ जाएगा 625 जूल। 5 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। अभी अभी यही क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, 5 किलोग्राम की हाइट पर उठाया जाता है, तो इसका दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा माइनस का 200 जूल। कितना? क्योंकि W = होता है -mgh। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है भाई कि 5 किलोग्राम की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, इस पर किया गया कार्य क्या होगा? तो वही दोस्तों करेंगे 2 × 5 × 9.8, क्योंकि h g की वैल्यू 9.8, h आपका 5 है, m आपका 2 h आपका 2 है और m आपका 5 किलोग्राम दे रखा है। मल्टीप्लाई कराएंगे तो 98 जूल आपका मिल जाएगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति 20 किलोग्राम के सामान को 2 मीटर, भाई 20 × 2 × 10 कर देंगे तो 400 जूल आ जाएगा। 1 किलोग्राम की वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई से भूमि पर गिराई जाती है, तो गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 300 जूल होगा। 30 × 1 कर देंगे इंटू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है? कहता है कि 800 किलोग्राम की एक कार द्वारा 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड वेग बढ़ाने से किया गया कार्य क्या होगा? तो दोस्तों किया गया कार्य का फार्मूला होता है 1/2 mv2 u2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू दे रखी है 800 किलोग्राम, यानी m दे रखा है 800, और पहले हमारा जो वेग था 10 मीटर पर सेकंड और फिर है 5 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे कर देंगे 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 100 में से 25 घटाएंगे 75 आ जाएगा। और जब 75 को 2 से काट देंगे 800 को तो 400, और 400 में जब 75 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका दोस्तों 30,000 जूल आ जाएगा। और हमें पता है 1 किलो जूल में कितने होते हैं? 1000 जूल होते हैं। कितने होते हैं? 1000 जूल, और 30 किलो, तो यहाँ पर हो जाएगा 30 किलो जूल।
ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है 20 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 20 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। दोस्तों सेम इसी तरह क्वेश्चन हम लोग करते आ रहे हैं, तो इसका भी वही क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। 20 इंटू 2 और इंटू कर देंगे 10, तो आपका आंसर वही आ जाएगा कितना, 400 जूल, यानी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। क्योंकि फार्मूला होता है W इक्वल टू mgh, और m की वैल्यू 20 है, g हमारा 10 दे रखा है और h हमारा 2 है, तो आपका आंसर आ जाएगा 400 जूल। दोस्तों सारे क्वेश्चन RRB LP और टेक्नीशियन के हैं, सारे पूछे गए हुए क्वेश्चंस हैं। चलिए अब हम लोगों का यहाँ से नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, शक्ति यानी पावर। तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं भैया, तो कार्य करने की दर को कहते हैं शक्ति यानी पावर, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शक्ति को किस रूप में व्याख्यात किया जा सकता है, तो उसको कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर से व्याख्यात किया जा सकता है, यानी ऑप्शन सी इसका भी आपका राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कार्य करने की दर या ऊर्जा, कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहते हैं, तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा है, इसको शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं, ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाता है। आइए अगला प्रश्न है, कह रहा है यदि कोई कारक t समय में W कार्य करता है तो उसकी पावर क्या होगी। तो फार्मूला होता है दोस्तों P इक्वल टू W अपॉन टी, क्या होता है, P इक्वल टू W अपॉन टी, यानी W हमारा होता है वर्क और T हमारा होता है टाइम। ठीक है, W हमारा होता है वर्क और T हमारा होता है टाइम। ठीक है, आइए अगला प्रश्न कहता है शक्ति यानी W अपॉन टी में W का अर्थ अभी मैंने क्या बताया आपको, W का अर्थ होता है हमारा कार्य यानी D। कार्य करने की गति को क्या कहते हैं भैया, तो कार्य करने की गति को शक्ति कहते हैं, ऑप्शन भी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न है, कहता है 255 प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं। निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है, तो ये मापती है दोस्तों शक्ति को यानी पावर को, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और 1 हार्स पावर में 746 वाट होते हैं, याद रखिएगा। शक्ति का सूत्र क्या होता है, तो ये होता है कार्य बटे समय, क्योंकि W अपॉन टी हमने अभी पढ़ा है, P इक्वल टू W का मतलब कार्य और T का मतलब समय हो जाएगा यहाँ पर आपका। ठीक है, शक्ति का सूत्र आपका हो गया। उसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर कहलाती है, तो ये आपका शक्ति कहलाती है, यानी ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट हो जाता है। ये अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, मोहन का वजन 40 किलोग्राम है, वह 10 सेकंड में 50 सीढ़ियां चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो मोहन की शक्ति क्या होगी। तो भाई मोहन द्वारा तय की गई दूरी यानी निकाल लेंगे यहाँ से, तो 7.5 मीटर आ जाएगी। और P इक्वल होता है W अपॉन टी, तो बस उसी में फार्मूला रख देंगे, क्योंकि कार्य बराबर कार्य यानी होता है W, और W इक्वल हो जाएगा हमारा mgh, और समय यहाँ पर T दे रखा है, M की 40 है, G हमारा 10 है, और जो यहाँ पे दूरी दे रखी तो सारा रख देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो राइट आंसर निकल के आ जाएगा 300 वाट आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा क्या होगी। तो दोस्तों लड़के द्वारा लगाया गया बल आपको यहाँ दे रखा है 600 न्यूटन, 4 मिनट है तो इसको सेकंड में तोड़ देंगे तो 240 सेकंड, और दूरी जो तय की गई है वो 20 मीटर है। और कह रहा है लगाया गया कुल बल, तो लगाया गया कुल कार्य यानी लगाया गया बल इंटू तय की गई दूरी, यानी कार्य बराबर होता है W 600 हो जाएगा और ये 20 यानी 12,000 न्यूटन मीटर यानी 12,000 जूल हो जाएगा। अब लड़के द्वारा शक्ति की मात्रा यानी W अपॉन टी कर देंगे। टोटल कार्य किया गया है 12,000 जूल और समय लग रहा है 240 सेकंड, और जब 12,000 में से 240 को डिवाइड करेंगे तो आपका 50 जूल पर सेकंड आपका आंसर आ जाएगा, या फिर इसको हम 50 वाट भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ता है, यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी पावर ज्ञात कीजिए। भाई देखिए 40 सीढ़ियों की कुल ऊंचाई यानी 15-15 सेंटीमीटर की यहाँ पर दे रखी है सीढ़ी की ऊंचाई, तो टोटल ऊंचाई 600 सेंटीमीटर यानी 6 मीटर। कार्य किया गया है mgh यानी m दे रखा है आपको 50, g आपको दे रखा है यहाँ पर 10 और h आपको दे रखा है यहाँ पर, अभी हम लोगों ने निकाला 6 मीटर, तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3000 जूल आ जाएगा। अब यहाँ से पावर निकाल लेंगे, P इक्वल टू W अपॉन टी, W दे रखा है 3000 जूल और कार्य हमको दे रखा है 9 सेकंड, 9 से डिवाइड करेंगे तो 333.33 वाट यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। कह रहा उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका पावर। एक 40 किलोग्राम वाली भार वाली लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर तक ऊंची होने वाली सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ जाती है, उसके द्वारा विकसित होगी तो क्या होगी 500 वाट, ये हमारा विकसित होगा। अभी सेम सवाल हम लोगों ने यही किया हुआ है पीछे। ठीक है, फिर भी आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से और सारा आप कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का, सेम यही क्वेश्चन अभी हम लोगों ने करके आए हैं, ये लोग आप कर लेंगे इसका। ठीक है, औसतन शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है, तो औसतन शक्ति निम्न में से कुल प्रयुक्त ऊर्जा और कुल समय के बराबर होती है। ठीक है, 50 किलोग्राम भार का एक लड़का 40 सीढ़ियां 10 सेकंड में चढ़ता है, सेम यही क्वेश्चन अभी हम लोग करके आए हैं। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन ये आप लोगों का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 50 किलोग्राम, फिर से वही सेम क्वेश्चन दोस्तों, जितने सेम क्वेश्चन है वो आप करिएगा। ये कि थोड़ा सा ये दिख रहा है, 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी। तो भाई पावर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर mgh अपॉन टी। ठीक है,
भार दे रखा है 40, टी दे रखा है 20, पी दे रखा है 160। तो यहाँ पे रख देंगे, जब रख देंगे तो ऊंचाई यहाँ से निकल के आ जाएगी हमारी 8 मीटर। क्या निकल के आ जाएगी ऊंचाई यहाँ पर हमारी 8 मीटर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये देखते हैं। कहता है 50 सेकेंड, कह रहा है 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 44 सीढ़ियां 10 सेकंड में चढ़ता है, प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। दोस्तों अभी हम लोगों ने यही सवाल किया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप सॉल्व करिएगा, क्योंकि तरीका वही है, उसी तरह के सारे पैटर्न है और सारे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि कोई एजेंट समय से टी में डब्ल्यू काम करता है तो उसकी पावर क्या होगी। तो दोस्तों उसकी पावर वही है जो भी हम लोगों ने पढ़ा था, P = W अपॉन टी। रेलवे ग्रुप डी 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है, शिफ्ट फर्स्ट का। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 10 सेकंड में 43 सीढ़ियां चढ़ता है, यदि उसकी प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सेम वही क्वेश्चन है, अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को किया हुआ है और इस तरह से क्वेश्चन काफी दिख रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 322.5। ठीक है, तरीका आपको पता है, मैंने सिखाया हुआ है। ठीक है, एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य कर सकता है, जैसे एक हवाई जहाज कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करता है, अतः हवाई जहाज कार से अधिक शक्तिशाली है। यह निम्न में से किसका उदाहरण है। तो ये दोस्तों पावर का उदाहरण है, क्योंकि उसके इंजन की पावर क्या है, कार के इंजन की पावर से ज्यादा है। 80 किलोग्राम की वस्तु की 80 किलोग्राम, क्वेश्चन कह रहा है कि 80 किलोग्राम की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक औसत शक्ति क्या होगी। तो ये भैया P = होता है हमारा W अपॉन टी और W = होता है mgh अपॉन टी। M दे रखा है आपका C, ठीक है, हाइट आपको 40 दे रखी है, ठीक है, H आपको 10 दे रखा है और अब आप 50 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 640 जूल पर सेकंड आ जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ से, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का सूत्र है। तो कौन सा शक्ति का सूत्र है, तो दोस्तों इसको याद रखिएगा आपको कि इनमें से सारे हमारे शक्ति के सूत्र हैं। P = V² अपॉन R, P = V * I और P = I² into R। तो RRB जेईई का है 2019 की फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। दोस्तों सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो आपके लिए गए हुए हैं, सारे एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल करने वाले हैं। चलिए अब हमारा यहाँ से चालू हो रहा है चैप्टर एनर्जी। ठीक है, हम लोगों ने पावर के बारे में पढ़ लिया, अब हम लोग एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन को करने वाले हैं। पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है। ठीक है दोस्तों, कथन वही सही है, ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता और ना ही इसका निर्माण किया जा सकता है, सिर्फ इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 275 क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। ऑप्शन भी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। ठीक है, 276 क्वेश्चन पर आरआरबी ग्रुप बी का क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है, आरआरबी ग्रुप बी का क्वेश्चन है। ठीक है, कहता है यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा। तो ये दोस्तों आपका स्थिर होगा, यानी ज्यादा कुछ आपका घटेगा नहीं, ना ही बढ़ेगा। यदि आप जब आप रबर बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा के रूप में क्या संग्रहित होती है। तो दोस्तों स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, तो आपके गैस के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाता है। पूरा पढ़ने के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं, सारे वैसे प्रीवियस ईयर हैं, सारे आए हुए हैं, सारे इंपॉर्टेंट ही मानिए आप। ठीक है, कह रहा किसमें कणों की गति अधिकतम होती है, तो गैसों में। ठीक है, एक घर में एक माह में 900 × 10⁻6 जूल ऊर्जा की खपत हुई है, यह ऊर्जा इकाई कितने में है। हमें पता है 1 किलोवाट में होते हैं 3.6 × 10⁻6 जूल होते हैं। तो आप यहाँ से सॉल्व करेंगे 900 × 10⁻6 अपॉन ये करेंगे 3.6 10⁻6 से 10⁻6 आपका यहाँ से कट जाएगा, तो बचेगा आपका 900 अपॉन 3.6। जब आप पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, तो 9000 अपॉन 36। इसको सॉल्व करेंगे तो 250 यूनिट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न यहाँ से देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है। तो दोस्तों किसका उपयोग करती है, दोस्तों गतिज ऊर्जा का उपयोग करती है। किसका, गतिज ऊर्जा का उपयोग करती है। अगला प्रश्न, जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है, कह रहा है जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को किसमें बदल देता है, तो गतिज ऊर्जा में बदल देता है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न ये देखते हैं, एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी डैश के साथ वृद्धि होगी, तो किसके साथ वृद्धि होती है, तो ऊंचाई के साथ वृद्धि होगी। ऑप्शन बी राइट होगा। निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती रहती है, तो ये स्थितिज ऊर्जा उसकी ऊंचाई के साथ बदलती रहती है। ऑप्शन डी राइट होगा। किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं दोस्तों स्थितिज ऊर्जा, यानी 285 का आपका ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाता है। ठीक है, आगे बांध में संग्रहित कह रहा है बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है भाई, तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से प्राप्त की जाती है, तो एक गतिशील वस्तु गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त की जाती है। फार्मूला होता है 1/2 mv²। एक कार उच्च गति से चल रही है, वो किस ऊर्जा से युक्त होगी, तो दोस्तों गतिज ऊर्जा से युक्त होगी, क्योंकि एक गति कर रही है, चल रही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है,
तो इनमें से कौन सी ऊर्जा सदैव, तो गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाता है। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है दोस्तों, तो ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है किलोवाट घंटा। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है किलोवाट घंटा। 291 क्वेश्चन पे आ गए हैं। 8 किलोग्राम भार वाली लोहे की गेंद और 3 किलोग्राम भार वाली एल्यूमिनियम की गेंद 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है। भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर उनमें निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान होगी। ठीक है, M1 दे रखा है 8 केजी, M2 दे रखा है 3 केजी। स्थितिज ऊर्जा जब लगाएंगे तो वही mgh होता है, और h हमें दे रखा है 10, तो वही 800 जूल हो जाएगा, और ये 300 जूल। अब इसमें 10 मीटर ऊंचाई पर इनका वेग फार्मूला लगा देंगे, और फार्मूला लगा देंगे तो यहाँ से आपका आंसर निकल आएगा। क्वेश्चन है 292 क्वेश्चन पे आ गए। जब एक दबी स्लिंग के स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वह स्थितिज ऊर्जा को बदलता है। किसमें बदलता है भैया, किसमें बदलता है, तो ये उसको आपको गतिज ऊर्जा में बदलता है, क्योंकि उसमें गति होती है। एक संपीड़ित स्प्रिंग में कैसी ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है। कैसी होती है भाई, स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन है, इसके अनुरूप बस कह रहा है किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है, तो ये आपका गति के विरुद्ध, यानी गति के, तो k इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर इसका फार्मूला होता है। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी किस पर निर्भर करती है, तो द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है, किसी जल विद्युत ग्रह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है, तो आपकी होती है दोस्तों गतिज ऊर्जा, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो एक पेंडुलम का झूलना। यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो इसकी गतिज ऊर्जा मूल मान का 9 गुना हो जाएगी, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है, तो ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास दोस्तों स्थितिज ऊर्जा होती है। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा किसका संयोजन है, तो दोस्तों स्थितिज ऊर्जा का संयोजन है। किसका, स्थितिज ऊर्जा का संयोजन है। अगला प्रश्न है, यदि एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का 2 गुना हो जाता है तब इसकी गतिज ऊर्जा उसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की n गुनी हो जाती है, तो n का मान क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले यार काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv स्क्वायर। 2 गुना कर दिया जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv2 स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर जहाँ v है वहाँ 2v रख देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा आपका 1/2 का स्क्वायर, तो वही 4 1/2 mv स्क्वायर। जब यहाँ से 2 से 2 इधर कट हो जाएगा आपका, तो बचेगा सिर्फ 4, यानी n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4, यानी ऑप्शन भी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी तने हुए रबर बैंड में, कह रहा किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, तो होती है दोस्तों स्थितिज ऊर्जा। किस, कौन सी होती है, स्थितिज ऊर्जा। किसी खींचे हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, तो किसी खींचे हुए बैंड में भी स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा। इनमें से किसी ना तो बनाया जा सकता है और ना ही किसी को नष्ट किया जा सकता है, यानी ऊर्जा को। यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना है तो नया रेखीय संवेग क्या होगा, तो दोस्तों इसके प्रारंभिक वेग का क्या होगा, 16 गुना होगा। कितना होगा, 16 गुना होगा। ठीक है, कैसे करेंगे भाई, अगर आपको करना है गतिज ऊर्जा, आपका फार्मूला परिवर्तित गतिज ऊर्जा ये हो गई, v1 की वैल्यू ये है, v2 की वैल्यू ये है। ठीक है, और v1 ये हमारा संवेग का फार्मूला होता है m × v1, तो m से जब 16 में करेंगे, m की वैल्यू 16 दे रखी है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा किसी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो इसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है, अभी हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं, 1/2 हाफ mv स्क्वायर, 1/2 हाफ mv स्क्वायर। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान m वाली एक वस्तु गति v के साथ स्थानांतरित होती है और इसमें गतिज ऊर्जा k है। यदि इसका वेग 2 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 2 गुना करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका 4 गुना हो जाएगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने ये सवाल पीछे किया हुआ है। किसी संकुचित स्प्रिंग में समान लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इनमें से क्या होता है, तो इसमें से दोस्तों क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन भी यहाँ पर आपका राइट हो जाता है। ठीक, ऑप्शन भी यहाँ पर आपका राइट हो जाता है। जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है, तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा गतिज ऊर्जा में, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, गतिज ऊर्जा में। ठीक है, अगला प्रश्न, 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की 2 इस्पात की गेंदों की गतिज ऊर्जा समान है। यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गति कर रही है, तो दोस्तों आपका 5 किलोग्राम वाली गेंद तेजी से गति कर रही है, ऑप्शन भी यहाँ पर आपका राइट हो जाता है। अगला प्रश्न, निम्न स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है, जिसको स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आरआरबी एलपीएन टेक्नीशियन का क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों ये, क्योंकि स्थिति आकृति में आए हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में स्थितिज ऊर्जा उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है, जैसे बांध में एकत्र पानी में संचित ऊर्जा, तनी या दबी स्प्रिंग में संचित ऊर्जा, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, ये सारे ही हमारे किसके स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, यांत्रिक ऊर्जा आपकी जो होती है वो आपकी बराबर होती है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के, यानी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी के
प्लस आपका पोटेंशियल एनर्जी के और यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी, ये आपका फार्मूला भी यहाँ से रेडी हो जाता है। ठीक है, एम इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आपका हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है? एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है? तो ये गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। इनमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है दोस्तों? तो ये आपका आंसर राइट हो जाएगा बहता हुआ जल, क्योंकि गतिज ऊर्जा का उदाहरण है, बाकी सारे स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। ठीक है, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में कैसी ऊर्जा होती है? तो दोस्तों एक गतिज और स्थितिज दोनों ऊर्जा होती है। कह रहा मास m के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा का मूल्य क्या होगा यदि गतिज को v से बढ़ाकर 2 गुना कर दें, यानी 2v कर दिया जाए? तो भाई इसका फार्मूला ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास, तो इसका दोस्तों ऑप्शन भी हो जाएगा, यानी 4 गुना हो जाएगी। कितना हो जाएगी? 4 गुना। 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकंड का प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है, 2 सेकंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो भाई वही फार्मूला लगा देंगे, भाई न्यूटन का प्रथम नियम यहाँ लगेगा। v इक्वल होता है u माइनस जी टी, और u दे रखा है 20 मीटर पर सेकंड, t दे रखा है 2 सेकंड, g आपको दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें फार्मूले में रख देंगे तो आपका जो v आ जाएगा वो 0 आ जाएगा, और गतिज ऊर्जा में रखेंगे तो पूरा आंसर आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर 0। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 मीटर पर सेकंड की गति से गतिशील 22 किलोग्राम वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो ये दोस्तों आपकी होगी 275 जूल। कितनी? 275 जूल। गिरते हुए नारियल में कैसी ऊर्जा होती है? तो ये गतिज ऊर्जा होती है, क्योंकि वो उस टाइम गति में रहता है ना। 11 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कैसे ज्ञात करेंगे? तो यू इक्वल टू mgh फार्मूला लगा देंगे, और इससे जब करेंगे तो 539 जूल आंसर आ जाएगा। अगला 322, 14 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब उसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है? दिया गया है, ये आपको दिया रखा है, फार्मूला आपको लगा देना है mgh वाला, और जब mgh लगाएंगे तो 686 जूल आपका राइट आंसर आ जाएगा। 15 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कैसी होगी? तो निहित ऊर्जा कैसी, वही mgh वाला फार्मूला लगा देंगे तो 1500 जूल हो जाएगी। 1500 जूल यानी ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल है और इसका द्रव्यमान 15 किलोग्राम है, तो वस्तु का वेग वही 1/2 mv स्क्वायर लगा देंगे, और यहाँ पर वेग पूछा है तो v स्क्वायर की वैल्यू आप निकाल लीजिए, तो v स्क्वायर की वैल्यू आपकी आएगी 16, तो v आपका 4 आ जाएगा, तो यानी ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। यहाँ 4 मीटर पर नहीं सॉरी यहाँ मीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड होगा जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 8 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, उस वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 480 जूल। कैसे हो जाएगा भाई? 480 जूल आपको ऑप्शन दे रखा है, m2 mv स्क्वायर, m दे रखा है 15, v दे रखा है 8, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 2 चौको 8, 15 चौको 60, 480 आपका जूल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये अगला प्रश्न है 11 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर हो तब उसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है? तो ये होती है आपकी, फार्मूला दे रखा है आपका, वही mgh लगा देंगे 646.8 जूल आ जाएगा। बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई चली जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है? क्योंकि इसमें होती है गतिज ऊर्जा। कैसी होती है? गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, गतिज ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न है टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग परिवर्तन के लिए किया जाता है, तो किसके गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन के लिए किया जाता है? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक घन चिकनी सतह पर 2 मीटर पर सेकंड की गति से चल रहा है, यदि वह 1 किलोग्राम की अन्य वस्तु से टकराता है और वे दोनों एकल वस्तु के रूप में साथ में आगे बढ़ते हैं, तो टकराव के दौरान हुई ऊर्जा की क्षति क्या होगी? तो वही दोस्तों आपके पास फार्मूला दे रखा है m1 v2 प्लस m2 v2 लगा देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे तो वही आ जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट दिख जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी बंदूक में बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा कैसी होती है? तो दोस्तों बंदूक की तुलना में अधिक होती है। यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है? तो स्थितिज ऊर्जा के। एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। क्या कहते हैं? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, कहता है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा यानी ऑप्शन है यहाँ पर कहलाएगा मैकेनिकल एनर्जी। यांत्रिक ऊर्जा होती है तो यांत्रिक ऊर्जा किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। 13 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के समान वेग से आगे बढ़ रही है, वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो वही फार्मूला के इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, सारी वैल्यू रख देंगे तो 162.5 जूल आंसर आ जाएगा। कह रहा है 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के साथ चलती है, उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो 250 जूल होगी, क्योंकि उसी में आपको फार्मूला रख के सॉल्व कर दीजिए। 1/2 mv स्क्वायर, सारी वैल्यू दे रखी है। गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? तो गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र है दोस्तों वो U = mgh हो जाएगा। ठीक है, 348 क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम लोग। ठीक है,
और अगर दोस्तों आपको पसंद आ रहा है टॉपिक या वीडियो तो आप लोग जल्दी से चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि साइंस के इसी तरह के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं लाऊंगा। अभी फिजिक्स चल रहा है, फिजिक्स बाद केमिस्ट्री बायोलॉजी सारा हम लोग कवर करेंगे। काफी अच्छा वीडियो रहने वाला है और काफी जो बुक है मैंने बताया था वाईसीटी यानी यूथ कंपटीशन टाइम्स के प्रीवियस ईयर के रेलवे जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं सारे क्वेश्चन हैं इसमें। गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा गलत है दोस्तों? यही कि स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं, स्थिर में थोड़ा ना कहते हैं भाई, गति में कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये ऊर्जा रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट तो ऊर्जा होगी। अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट, बस परिवर्तित कर सकते हैं। 20 किलोग्राम द्रव्यमान का एक वस्तु 10 मीटर पर सेकंड समान वेग से आगे बढ़ रहा है, वस्तु द्वारा गतिशील ऊर्जा। तो वही फार्मूला के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, सारी वैल्यू दे रखी, करेंगे तो 1000 जूल आपका आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन भी यहाँ पर आपका राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, 20 किलोग्राम हथौड़े द्वारा प्राप्त विभव ऊर्जा की गणना करें जब इसे 10 मीटर ऊंचाई तक बढ़ाया जाता है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 2000 जूल। ठीक है, तो 2000 जूल यानी ऑप्शन भी यहाँ पर आपका राइट हो जाता है। अगला प्रश्न है 13 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर सेकंड के समान वेग से आगे बढ़ रही है, वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो कितनी होगी दोस्तों? तो 162.5 जूल। 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड की गति के साथ चलती है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को लगभग किया हुआ है, सेम इसी तरह क्वेश्चन था और 250 जूल आंसर उसका भी आया था, सेम वही है। गुरुत्वाकर्षी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है दोस्तों? तो U इक्वल टू mgh होता है, ऑप्शन भी यहाँ पर राइट हो जाता है, U इक्वल टू mgh होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों इसमें स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं, यही आपका गलत है। ठीक है, ये अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि 349 मीटर पर सेकंड 4 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग के साथ चलने वाली एक वस्तु में 120 जूल की गतिशील ऊर्जा होती है, वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? वही फार्मूला के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर के दे रखा है आपका 1/2 m निकालना है, वी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, तो आपका आंसर जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 15 kg, 15 किलोग्राम। अगला प्रश्न है, 5 मीटर पर सेकंड की गति से आगे बढ़ रही द्रव्यमान m की एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है, इसकी गति दोगुनी हो जाने पर इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, यानी 100 जूल हो जाएगी। ठीक है, आपको दे रखा है, इसी तरह सॉल्व करना, इसी तरह क्वेश्चन जो अभी हम लोग ऊपर करके आए हुए हैं। 12 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर ऊंचाई पर हो तो इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी? दिया गया है आपको, जी की वैल्यू दे रखी है। तो यू इक्वल टू फार्मूला होता है mgh, m 12 है, जी आपका h5 है, जी आपका 9.8, तो आपका आंसर आ जाएगा 588 जूल। पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? तो कुल ऊर्जा में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक 10 किलोग्राम की वस्तु 5 मीटर पर सेकंड की गति से गतिमान है, वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी 125 जूल। ठीक है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? 125 जूल। अगर सॉल्विंग भी आपको चाहिए तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि v दे रखा है आपका, m दे रखा है, गतिज ऊर्जा का फार्मूला लगाएंगे, इसमें रख देंगे तो 125 जूल आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धरती से टकराने से तुरंत पहले यदि 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 400 जूल है, इसे किस ऊंचाई से गिराया गया था? फार्मूला वही लगा देंगे, पृथ्वी पर गतिज ऊर्जा बराबर h ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा, यानी 400 इक्वल टू mgh, 400 इक्वल 2 इंटू 10 इंटू h। जब h को सॉल्व करेंगे तो 20 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। कितना? 20 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किससे स्थितिज ऊर्जा होती है? निम्नलिखित में से किससे स्थितिज ऊर्जा होती है दोस्तों? तो ये होती है बांध के पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा होगी? तो इसमें उठाया हुआ हथौड़े में होगी। यदि 10 किलोग्राम भार की बाइसिकल 20 मीटर पर सेकंड की गति से चलती है तो बाइसिकल की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो ये दोस्तों होगी 2000 जूल। क्या होगी? 2000 जूल। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि 14 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के समान वेग से आगे बढ़ रही है, वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 175 जूल आ जाएगा, 175 जूल। ठीक है, कैसे करेंगे आपने अभी सीखा है, कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है? तो निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा दोस्तों नहीं होती है? तो ये आपके उठे हुए हथौड़े में नहीं होती है। निम्नलिखित इनमें से किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती है? तो उठा हुआ हथौड़े में नहीं होती है। 70 किलोग्राम के भार को उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया गया, भार को कितनी ऊंचाई पर उठाया गया होगा? तो दोस्तों ये 14 मीटर ऊंचाई तक उठाया गया होगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल का काम करता है तो उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा कितनी थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 500 वाट। कितना हो जाएगा? 500 वाट। 40 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई पर ऊपर उठाया जाता है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? 200 वाट, 2000 जूल। ठीक है, 2000 वाट एंड 200 जूल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2000 जूल, ऑप्शन भी यहाँ पर आपका राइट हो जाता है। ठीक है, ये अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरावट के दौरान क्या होता है? तो गिरावट के दौरान दोस्तों गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। किसमें? गतिज ऊर्जा में।
किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? तो दोस्तों परिवर्तन यही होगा कि स्थितिज ऊर्जा नियत रहेगी। आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस प्रकार रूपांतरण होता है? तो दोस्तों रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। एक संपीड़ित स्प्रिंग में समान स्प्रिंग की तुलना में कौन सी ऊर्जा होती है? तो अधिक ऊर्जा होती है। ठीक है, अधिक ऊर्जा होती है। किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया गया जाता है, जब यह भूमि को छूती है तो इसमें कैसी ऊर्जा होगी? तो गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, किस वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। 50 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक स्थिर पिंड की 6 मीटर ऊंचाई पर निहित ऊर्जा क्या होगी? ये 3000 जूल होगी। क्या होगी? 3000 जूल होगी। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, एम द्रव्यमान की एक वस्तु को भू स्तर से 4 हावर की ऊंचाई पर 4 एच की ऊंचाई पर ऊपर उठाया जाता है, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। फार्मूला वही है, तो आंसर भी वही 4 mgh आ जाएगा। 11 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर है तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी? दिया गया है G = 9.8। ये फार्मूला लगाने के 754.6 जूल हो जाएगी। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि 10 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर, अभी सेम यही क्वेश्चन कराया, इट्स होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, आपका लीजिएगा ना है तो वो कमेंट कर दीजिएगा, बता दिया जाएगा। बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार परिवर्तन होता है? तो बारिश के दौरान ऊर्जा का जो परिवर्तन होता है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई के साथ बढ़ता है या घटता है? तो ये दोस्तों स्थितिज ऊर्जा ऊंचाई के साथ बढ़ती और घटती जाती है। ठीक है, एक वस्तु में निहित ऊर्जा 1500 जूल है और इसका द्रव्यमान 15 किलोग्राम है। भूमि से ऊपर वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 मीटर। ठीक है, तो 15 × 10 × h = 1500 तो आ जाएगा 10 मीटर। स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो mgh के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? mgh के बराबर होती है, क्योंकि U = होता है mgh। 378 क्वेश्चन में हम लोग आ गए हैं। कह रहा है 10 किलोग्राम की एक वस्तु 2 मीटर पर सेकंड की गति से आगे बढ़ बढ़ रही है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कैसी होगी? तो 20 जूल होगी। फार्मूला ये रखा है, इसमें रख देंगे, आंसर आ जाएगा। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र वही 1/2 mv²। 1/2 mv² आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, वो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 11 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है तो वस्तु में निहित ऊर्जा कितनी होगी? तो ये 137.5 जूल होगी। कितने? 137.5 जूल। फार्मूला वही है, तरीका वही है, बस आपको वैल्यू रखनी है, आंसर आ जाएगा। 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है तो उस वस्तु में कितनी गतिज ऊर्जा धारण की है? तो वही हो जाएगा 187.5 जूल। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 1/2 mv², एम की वैल्यू 15 है, वी की 5 × 5 यानी 200, 5 जब करेंगे तो आपका यही आंसर निकल के आ जाएगा। आरआरबी साइंस फिजिक्स। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, क्योंकि इसी तरह की अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। अगला क्वेश्चन है, 12 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर है, यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 480 जूल है तो वस्तु की भूमि से ऊंचाई ज्ञात करें। जी आपको दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड, तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 4 मीटर। ठीक है, 4 मीटर, क्योंकि 480 = 12 × 10 × h। ठीक है, 120, 0 0 कट जाएगा, 4 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है? घर की छत पर रखी एक ईंट एक ही घड़ी की स्प्रिंग पर घूमती है। संपीड़ित स्प्रिंग जल आपूर्ति प्रणाली के तहत ऊंचे जलाशय में संग्रहित पानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, चारों सही है, हमारे चारों स्थितिज ऊर्जा में है। ठीक है, कार्य करने की सक्षम वस्तु में क्या होता है भैया? तो वही कार्य करने की शक्ति को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर बहने वाले पानी टरबाइन घुमाया जाता है तो इसमें कौन सी ऊर्जा निहित होती है? तो इसमें दोस्तों कौन सी ऊर्जा होती है? तो गतिज ऊर्जा निहित होती है। कौन सी गतिज ऊर्जा? ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा कथन गलत है? बांध के जल में गतिज ऊर्जा होती है, ये गलत है क्योंकि स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, अगला है, एक वस्तु का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है, वह 6 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान है, वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो 1/2 mv², एम दे रखा है, वी दे रखा है, इस फार्मूले में रख देंगे, आंसर 360 जूल आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 360 जूल। दिए गए चित्र से ऊर्जा के संबंध में क्या अनुमान लगाया जा सकता है? दोस्तों तो ये दोनों वाहनों में गतिज ऊर्जा है, दोनों वाहनों में क्या गतिज ऊर्जा है? किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? दोस्तों तो ये स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न है, यदि कोई लड़का गैस से भरा गुब्बारा छोड़ता है तो जो ऊपर जाता है तो स्थितिज ऊर्जा कैसी होती है? तो ये बढ़ जाती है। ठीक है, यदि साइकिल की गति दोगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा की गति कैसी हो जाएगी? तो ये भी 4 गुनी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। 30 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को 10 मीटर पर सेकंड एक समान वेग से स्थानांतरित किया जा रहा है, वस्तु की गतिशील ऊर्जा है, तो वस्तु की गतिशील ऊर्जा क्या होगी? तो ये 1500 जूल होगी। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। 1/2 mv², एम आपका 30 है, वी आपका 10 × 10 यानी 100 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो आपका 1500 जूल आ जाएगा। 30 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से घूम रही वस्तु के अधीन गतिज ऊर्जा क्या है?
तो वस्तु के अधीन गतिज ऊर्जा होगी आपका ऑप्शन बी 375 जूल, 375 जूल। अगला प्रश्न है, ठीक है, एक वस्तु में 20 किलोग्राम द्रव्यमान का और 10 न्यूटन किलोग्राम के गुरुत्वाकर्षण के साथ 400 जूल की स्थितिज ऊर्जा होती है, वस्तु की ऊंचाई कितनी है? तो ये 2 मीटर होगी। कितनी होगी? 2 मीटर। अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं दोस्तों, ठीक है। 15 किलोग्राम के हथौड़े को जब 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इसके द्वारा प्राप्त स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करिए। दोस्तों अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत ही मोटिवेट करता है, जिससे हम आपके लिए लॉन्ग और सारे चैप्टर्स की वीडियो लेके आते हैं। तो आप लोग जरूर थम्स अप करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को और आगे बढ़ाइए, जिससे और तरह तरह के अपडेट्स आ चुके हैं, और थोड़ा सा सपोर्ट करिए, ठीक है। जय हिंद। और आइए आगे देखते हैं। कह रहा है कि 15 किलोग्राम का हथौड़ा 10 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इसके द्वारा प्राप्त स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करिए। वही फार्मूला पोटेंशियल mgh हो जाएगा, सारी वैल्यू रखें, 1500 जूल आपका आंसर आ जाएगा। 30 मीटर पर सेकंड के चलने वाले 2 किलोग्राम के द्रव्यमान के बॉल की गति ऊर्जा वही 1/2 mv² वैल्यू रखेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन बहुत इजी लग रहे होंगे। एक वस्तु का वेग इसके शुरुआती वेग से दोगुना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा में कितने गुना वृद्धि हो जाएगी? तो ये 4 गुना वृद्धि दोस्तों आपकी हो जाएगी। आगे अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 398 क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम लोग। किसी वस्तु का द्रव्यमान m यानी 30 किलोग्राम तथा वस्तु का वेग v दे रखा है, गतिज ऊर्जा वही mv² कर देंगे और आंसर करेंगे, तो आपका दोस्तों जो राइट आंसर आ जाएगा 375 जूल आ जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट बन जाता है 398 का। ठीक है, अगला प्रश्न है, 12 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 12 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु एक नियत ऊंचाई पर स्थित है, वस्तु की स्थिति ऊर्जा 600 जूल है, वस्तु के भूतल से ऊंचाई कितनी है? वही फार्मूला mgh लगा देंगे और यहाँ से ऊंचाई निकल आएगी आपकी। ठीक है, फाइन। निम्न से कौन सी ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है? तो कौन सी बढ़ती है? तो गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या है? एक तीव्र गति से आता कंकड़ किसी व्यक्ति को चोट पहुंचा सकता है या खिड़की या कांच तोड़ सकता है? तो दोस्तों पहला ही हमारा सही हो जाएगा। एक तीव्र गति से आता कंकड़ किसी व्यक्ति को चोट भी पहुंचा सकता है, खिड़की का कांच भी तोड़ सकता है। ठीक है, ये हम लोग 400 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं दोस्तों आज। ठीक है, आपकी भी मेहनत को सलाम है। अगर आप यहाँ तक आ भी पहुंचे तो आप जरूर चैनल को शेयर करिएगा। 3 मीटर द्रव्यमान की एक वस्तु को भू स्तर से h ऊंचाई तक ऊपर उठाया गया, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। फार्मूला आपको पता है, फार्मूला आपका m इक्वल टू वही आ जाएगा, 3m दे रखा है, स्थितिज ऊर्जा mgh वैल्यू रखेंगे तो 3mgh आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर आती है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होगी? दोस्तों बंदूक की गतिज ऊर्जा गोली से क्या होगी? कम होगी। गोली से कैसी होगी? कम होगी। एक मोबाइल को किसी बालकनी से गिराया गया, यदि मोबाइल फोन का द्रव्यमान इतना है और मोबाइल फोन को इतनी उसकी ऊंचाई से गिराया जाता है, जी की वैल्यू आपके 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो मोबाइल फोन की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? फार्मूला वही रख देंगे दोस्तों, mgh वाला, और सारी वैल्यू रखेंगे तो 500 जूल यहाँ पर आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 11 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है? तो दोस्तों इसमें निहित ऊर्जा जो होगी आपकी, वो आपकी होगी 862.4 जूल, क्योंकि फार्मूला हम वही लगाएंगे। 15 किलोग्राम की वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तो इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है? तो वही फार्मूला mgh वाला 15 × 5 × 9.8 जब करेंगे तो 735 जूल आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर स्थित 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु की ऊर्जा की गणना करें। जी दे रखा है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों, इसको जब सॉल्व करेंगे तो बी आपको दे रखा है, एम दे रखा है 10 किलोग्राम, एच 6 मीटर, जी आपका ये दे रखा है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 588 जूल आपका आंसर आ जाएगा। किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया और यह भूमि से अधिकतम ऊंचाई स्मॉल एच तक पहुंची, इसके ऊपर जाने के दौरान ऊंचाई एच के 1/4 पर वस्तु में क्या होगा? तो इसका दोस्तों कम स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ठीक है, कि स्थितिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है अभी हम लोगों ने पढ़ रखा है, mgh होता है। सही विकल्प से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, इसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा डैश किस में बदल जाती है? तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा बढ़ती है या घटती है, या फिर आपका बढ़ती है घटती, दोनों ऑप्शन सेम है तो बोथ हो जाएंगे। ठीक है, और लगभग 411 क्वेश्चन हम लोग आ चुके हैं। कह रहा है किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित से कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में एक बिंदु पर बढ़ जाती है? तो कौन बढ़ जाता है भैया? तो ये आपका बढ़ जाती है गतिज ऊर्जा। कौन बढ़ जाता है? गतिज ऊर्जा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी बंदूक से बुलेट द्वारा दागे गए बुलेट की गतिज ऊर्जा कैसी होती है? तो दोस्तों ये बंदूक की तुलना से अधिक होती है, बंदूक की तुलना से अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, 2 किलोग्राम का एक ब्लॉक 4 मीटर पर सेकंड की गति से समांतर सतह पर स्लाइड होता है। यह एक बिना दबे हुए स्प्रिंग पर गिरता है तथा उसे तब तक दबाता है जब तक वह ब्लॉक पूरी तरह गतिहीन ना हो जाए। गतिज घर्षण की मात्रा 15 न्यूटन है तथा स्प्रिंग स्थिरांक 10,000 न्यूटन पर मीटर है। तो स्प्रिंग डैश से दबता है, किससे दबता है भैया? तो ये आपका दबेगा आपका 8.5 सेंटीमीटर, यानी 8.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करना है ऐसे आप कर सकते हैं। ऊर्जा का वह रूप
ऊर्जा का वह रूप कौन सा है जो कि एक साइकिल को चलाते समय उत्पन्न नहीं होती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और ये आपका होमवर्क का भी एक क्वेश्चन कह सकते हैं। फिर भी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि इसी तरह के नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहती हैं। और हमने आज, आपने अभी, आपको भी पता होगा कि आज हम लोगों ने कितने क्वेश्चन को कवर किया है, ठीक है। तो आपको भी पता है कि लगभग हम लोगों ने आज 400 यानी काफ़ी क्वेश्चनों को कवर किया हुआ है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर हैं। तो शेयर करिए, लाइक करिए, बने रहिए, जुड़े रहिए। जय हिंद और जय भारत।